हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज हम एक नए टॉपिक, एक नई बुक, एक नए मैथ के साथ हाज़िर हैं जो कि लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, फेडरल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, सियालकोट बोर्ड, जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं, जितने भी हैं, सब के अंदर जो मैथ पढ़ाई जाती है उस मैथ को लेकर मैं हाज़िर हूँ आज। बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर 9th का और 10th का मैथ जो है ना वो स्टार्ट करें, साइंस ग्रुप का। तो मैंने सोचा चलें ये भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। अगर हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा जैसे कि वीयू यूनिवर्सिटी का मिल रहा है हमें, तो इंशाल्लाह ये हम सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा कि हमारा स्टाइल ऑफ एजुकेशन, आपको डिलीवर करने का तरीक़ाकार कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आया कि हम इसे सीरीज़ को कंप्लीट करें या ना करें। ठीक है, ये आप पे मैं कमेंट पढ़ूँगा ध्यान से। आपने कमेंट सेशन में लाजमी बताना है कि 9th की सीरीज़ साइंस ग्रुप की कंप्लीट की जाए या ना की जाए। ठीक है, लाजमी बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स बड़े गौर से पढ़ते हैं और बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स बड़े मायने रखते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ 75 नंबर का जो है ना ये पेपर होता है आपका। और सबसे पहले जो चैप्टर आपका आता है वो आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मतलब उर्दू में से कहते हैं कालब और कालबों का मक्ता। ठीक है ना, कालब और कालबों का मक्ता। इसमें 1.6 से एक लॉन्ग आता है, और इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट्स आते हैं ना क्वेश्चंस, वो आपको भला कितने क्वेश्चंस आते हैं? वो आपको आते हैं 4 से 5 आते हैं। ठीक है ना, 4 से 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव भी आती हैं, एक तो पक्की आती है ना। तो हिसाब लगाएं कि इसमें से जो पेपर आता है तकरीबन आपको 10 से 11 नंबर का पेपर आता है। यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा और मज़ा आएगा आपको। 9th क्लास वालों तैयार हो जाओ, सर तनसीर आ गए हैं, सर तनसीर आ गए हैं मैदान में। तो आपने ध्यान से पढ़ना है, फोकस करना है स्टडी के ऊपर, और अपनी वो पेंसिल पकड़ें और रजिस्टर पकड़ लें और पॉज कर कर के लेक्चर को सुनिएगा। ठीक है ना, रोक रोक के लेक्चर को सुनिएगा और ध्यान से अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, और इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर करवानी है। यू अंडरस्टैंड, तो ध्यान से लेक्चर सुनिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ, एक और बात, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और रिकमेंड भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और हमारे लिंक को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये इसकी कालब की मैट्रिक्स की थ्योरी किसने पेश की थी? आर्थर क्ले ने। ठीक है ना, किसने? आर्थर क्ले ने। और ये बरतानिया का रहने वाला था, इंग्लैंड का, और इसने सबसे पहले जो है ना वो मैट्रिक्स के ऊपर काम किया और उसकी थ्योरी पेश की कि मैट्रिक्स को फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मैथमेटिशियन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इसने सबसे पहले जो है ना मैट्रिक्स के ऊपर काम किया, मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाए, और फिज़िक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैट के अंदर ये जो है ना मैट्रिक्स को यूज़ किया गया, लीनियर अलजेब्रा में यूज़ किया गया। जब आप आगे जाएंगे, आईटी में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह इसे यूज़ किया जाता है, और आपको पता चलेगा कि MTH मैथ्स जो है ना व्यू की 501 और लीनियर अलजेब्रा पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसमें किस तरह इसे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। यू अंडरस्टैंड, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है ये चीज़, पेपर में पूछ सकता है कि ये किसने इसकी थ्योरी पेश की। ठीक है ना, किसने इसे इंट्रोड्यूस करवाया? तो वो आर्थर क्ले था, और ये ब्रिटिश था, इंग्लैंड का रहने वाला था, बरतानिया का। ये भी आप क्लियर कर लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए। और किस सन में, किस में 1857 में ये शुरू हुआ, और काम करते करते ना अगला साल आ गया, 58 आ गया। और बहुत ज़्यादा ऐसी बुक्स हैं जहाँ पे 1857 ही लिखा हुआ है, 1857 ही लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि इसका स्टार्ट वाला जो है ना वो सन याद रखिएगा, और एंड हुआ था 58। ठीक है ना, 58 पे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैंने डेफिनेशन वो लिखी है जो मेरा माइंड कहता है, जो पूरी फुलफिल होती है इसकी टाइप्स के ऊपर, इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। क्योंकि मैं एक जगह पे ना डेमो देने के लिए गया, इंटरव्यू देने के लिए गया, कनकोडिया कॉलेज इलाहाबाद में।
कसूर में इलाहाबाद कनकोडिया कॉलेज है, उधर मैं डेमो देने के लिए गया। तो उधर मैंने ना वो 9th वाली जो डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अरे वाली, वो डेफिनेशन के ऊपर उन्होंने मेरे साथ बात की, लेकिन मैंने तो यही लिखी थी। उन्होंने कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स आए ना सुबह से, सब ने यही लिखी है, इनका कोई मतलब बताएं, कुछ मतलब बताएं। लेकिन उस वक्त मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैंने उसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर इतनी ज़्यादा सर्च नहीं की थी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डेमो बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैंने सर्च की कि आया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि रेक्टेंगुलर रे ही क्यों लिखा जाता है 9th क्लास में, ठीक है ना। तो फिर मुझे पता चला कि इसे ऐसे लिखना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ये तो एक लकीर के फ़कीर वाली बात है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ सर्च की और मुझे ये मिली डेफिनेशन कि हम आपके सामने इस तरह डेफिनेशन को रखें अगर, तो इसके अंदर एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। और एक और सर ने भी मुझे मतलब कि ये बताया कि एक डेमो मैंने लिया तो उसके अंदर ना डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन जिसके अंदर हकीकी अदाद या रियल नंबर्स की तरतीब के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में लिखा गया है, तो बच्चे ने वैसे ही लिखी सेम। तो मैंने कहा यार इसमें कम्प्लेक्स फॉर्म भी तो हो सकती है ना, अयोटा वाली। तो कहते नहीं, तो नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हरमिशन और स्क्यू हरमिशन तो आपको पता ही है कि ये फर्स्ट ईयर में जाके आएंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसमें कम्प्लेक्स फॉर्म भी होती है। तो इट मीन कि इसमें पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म भी हो सकती है और रियल भी हो सकते हैं नंबर। इसमें दुनिया के कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई शर्त नहीं है कि ये ही नंबर होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबरों की तरतीब उर्दू में बोल रहा हूँ मैं, नंबरों की वो तरतीब जिसे आप मरबी या मुस्ततीली, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मरबी या मुस्ततीली, मतलब कि स्केयर और रेक्टेंगुलर। स्केयर वो होगा जिसमें आपकी मतलब कि कतारें, मतलब कि रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होंगे, और रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ें, ठीक है ना, और आगे जाके पता चल जाएगा। और मुस्ततीली मतलब रेक्टेंगुलर वो होती हैं जिसमें वो तादाद बराबर नहीं होती रोज़ एंड कॉलम्स की। यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, करेंगे क्या, स्केयर और रेक्टेंगुलर इन क्लोज्ड। देखो क्लोज्ड ब्रैकेट में भी हो सकती है, इसकी तरतीब जो है ना, नंबर्स की तरतीब जो है, अदाद की तरतीब है, वो आपके पास क्लोज्ड फॉर्म में भी हो सकती है, क्लोज्ड ब्रैकेट्स में भी हो सकती है। यू अंडरस्टैंड? और ओपन ब्रैकेट्स में भी हो सकती है। प्यास कॉलेज कसूर, सर आबद शफ़ी साहब, ठीक है, पता कर लीजिएगा, प्यास कॉलेज कसूर में उन्होंने ये मुझसे डेफिनेशन पूछी थी और मैंने मतलब कि ये बताया कि सिर्फ क्लोज ब्रैकेट ही यूज़ कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? ये ध्यान से याद रखिएगा। क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अब हम पता करते हैं कि स्केयर और रेक्टेंगुलर क्या बला है, ठीक है ना, ये क्या बला है। देखो ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो ज़रा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये वाली तरतीब। ये तरतीब जो है ना, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये ओरिजेंटल तरतीब है। कौन सी है? ओरिजेंटल। और उर्दू में बात करें तो उफ़की तरतीब है। कौन सी? उफ़की तरतीब। तो जो ओरिजेंटल या उफ़की तरतीब में पड़े होते हैं ना नंबर्स, है ना, उन्हें आप कहते हैं कतारें या रोज़, ठीक है ना, कतारें या रोज़। रो 1, रो 2, तो इसका मतलब है इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़, मतलब के 2 कतारें हैं। और जो आपके पास अमूदी मतलब के वर्टिकल तरतीब होती है ना, वो होते हैं कॉलम्स। वो क्या होते हैं? कॉलम, ठीक है ना, कॉलम इंग्लिश में, उर्दू में कॉलम। तो इसका मतलब है कि दोनों की तरतीब सेम है। देखो, हाँ जी, दोनों की तादाद आपके पास इक्वल है, मतलब रोज़ एंड कॉलम्स 2-2 की। तो ये आपके पास मरबी या स्केयर इसे कहते हैं आप इंग्लिश में। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? इसी तरह ये देखो ज़रा, R1, R2, C1, C2, C3, तो ये तादाद तो सेम नहीं है इनकी, रोज़ एंड कॉलम्स की। तो ये आपके पास मुस्ततीली मतलब कि रेक्टेंगुलर आपके पास मैट्रिक्स है। ये स्केयर मैट्रिक्स है, ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मुस्ततीली कालब और ये मरबी कालब। ओके, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल के साथ, वो मैं ध्यान से आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन तो अच्छे से करना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम बात करें रो मैट्रिक्स, मतलब कि कतारी कालब। कौन सा? कतारी कालब। मैं उर्दू में पहले एक्सप्लेन कर लूँ, फिर इंग्लिश में देखते हैं। ऐसा कालब
जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे क्या कहते हैं, कतारी कॉलम। तो इसका मतलब ये सिर्फ ये R1 नहीं होनी चाहिए थी, ये देख लो 1 2 3। तो इस तरह की तरतीब 1 2 भी हो सकती है, सिर्फ 1 1 2 और आपके पास 0 भी हो सकता है यहाँ पे कुछ भी। तो 1 2 3 सिर्फ एक R1 ही है बस। ओके, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देख लें, आपके पास एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है ना। इसकी तरतीब आप 1 2 3 3 2 1 0 1 2 कोई भी एग्जाम्पल इसकी दे सकते हैं, 1 2, ठीक है ना, समझ लगी बात की। इस तरह आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इंग्लिश में देख लेते हैं, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देख लो, सिर्फ एक ही सी है, देख लो सिर्फ एक ही सी आ रहा है, ठीक है ना, एक ही सी आ रहा है, तो ये होगा आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। समझ लगी ना बात की। जी डी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे उर्दू में कहते हैं कॉलम का मर्तबा, ठीक है। सिंपल मैं बता देता हूँ, ये नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद होती है ना, ये उनके बारे में होता है। और एक और चीज़ मैं बताऊँगा, ये जो कभी किसी ने नहीं बताई होगी वो मैं बताता हूँ। पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने अपने पास से सेट की है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स ना, ये R1 है, ये वाली, ये R1 है, ये क्या है, ये R2 है, ठीक है ना, ये क्या है R2, और ये क्या है C1 कॉलम, ये क्या है C2। तो कितनी रोज़, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। समझ लगी बात की। तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो देखो ज़रा इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/2 इस तरह लिखेंगे या इस तरह भी लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 भी, ये भी 2/2 ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना, 2/2, या तो इंग्लिश में लिख लो ऐसे डैश डाल के, या ऐसे लिख लो 2 क्रॉस 2, यू अंडरस्टैंड। तो अब मज़े की बात जो कोई नहीं बताता, मैं बताने लगा हूँ जो, ध्यान से। 2 क्रॉस 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा, 4। तो ये बताता है कि आपकी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं ना, एलिमेंट्स हैं, वो बेसिकली 4 हैं। कितनी, 2 2 4, देखो 1 2 3 4। तो ये आपको बेसिकली एलिमेंट्स के बारे में बताता है, एंट्रीज़ के बारे में बताता है कि बेसिकली आपके जो अरकान है ना, वो 4 अरकान हैं, 1 2 3 4, यू अंडरस्टैंड। ये चीज़ है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ले लेते हैं, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम हैं, 3। तो 2/3 इसका ऑर्डर ये बनेगा ना, 2 पहले रोज़ आती हैं, बाद में कॉलम आता है। तो 2 3 6 कितना आएगा, 2 3 6, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, देख लो, ठीक है ना। ये चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे। आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे मैं उर्दू में बता लेता हूँ, फिर आप समझ लेना, ठीक है ना। ऐसा कॉलम जिसकी कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है, जिसकी कतारों और कॉलमों की तादाद क्या होती है, बराबर, इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मरबी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। A matrix having number of rows is equal to the number of columns is called square matrix. For example 1 2 3 4, 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है ना। ये आपने देख लेना, 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा था, जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, मुस्तीली कॉलम। कौन सा होता है, मुस्तीली कॉलम। देखो सिर्फ नोट लग जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल लिखना, इज नॉट इज इक्वल टू दी, ठीक है ना। अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देख लें, रो 1 रो 2, 2 रोज, C1 C2 C3, 3 कॉलम्स। तो ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल, ओके जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है इक्वल मैट्रिसेस, मसावी कॉलम, ठीक है। 2 कॉलम कब मसावी होते हैं, इक्वल कब होते हैं, इफ़ मैट्रिसेस A एंड B इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस, देन वी हैव 2 केसेस, वी हैव टू केसेस, ठीक है ना। कितने केसेस, 2 केसेस।
जी नंबर 1, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, मैं ना उर्दू में बताता हूँ कि आपके पास मसावी कालब तब होते हैं जब आपके पास 2 केस होंगे। नंबर 1 कि कालब ए का मरतबा बराबर होना चाहिए कालब बी के मरतबे के। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, समझ लगी बात की। और उसके बाद है जी आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, आपके जो मुतनाज़रा अरकान है ना कालब ए और बी के, दोनों के सेम होने चाहिए। तो देन हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी, देखें ज़रा। अगर मेरे पास कालब ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 और 4, और बी भी सेम वैसे ही आ जाता है 1 2 3 और 4, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, ऑर्डर भी सेम है और इनके जो अरकान है एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि आपस में ये क्या है, इक्वल हैं। ठीक है ना, समझ लगी बात की, आपस में क्या बराबर हैं, मसावी हैं। ओके, आगे आपके पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा कालब जिसमें सारे अरकान ज़ीरो के बराबर हों या ज़ीरो हों, उसे हम क्या कहते हैं, सिफरी कालब। ठीक है ना, इसकी मिसाल देख लें, सारे अरकान 0 0 लिख दो, वो कोई भी ऑर्डर का कोई भी मरतबे का हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैं पहले उर्दू में बता लेता हूँ कि कोई भी आपके पास जो मैट्रिक्स होता है उसकी कतारों को कालमों में तब्दील करना या कालमों को कतारों में तब्दील करना जो होता है ना, वो कालब का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है ना, इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। अ मैट्रिक्स इन विच रोज चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम चेंज इनटू रोज इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो पहली रो को आपने पहला कॉलम बनाना है, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है। ये ए के ऊपर आपने टी लिखना है, ट्रांसपोज की निशानी है, ये सिंबल है। ठीक है ना, और दूसरी रो को आपने दूसरा कॉलम बनाना है, समझ लगी बात की। और उल्ट देख लो, पहले कॉलम को पहली रो बनाना है। ठीक है, दूसरा वे देख लो, और दूसरे कॉलम को आपने दूसरी रो बनाना है, देख लें, समझ लगी ना बात की। ये आपकी डेफिनेशन पूरी की पूरी इसके ऊपर फुलफिल होगी है। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास है, मनफी कालब जिसे करते हैं उर्दू में। ठीक है, इफ़ ए मैट्रिक्स देन इट्स एवरी एलिमेंट्स रिप्लेस इनटू इट्स नेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका एक एलिमेंट 1 है तो उसे आपने -1 कर देना है, अगर -1 है तो +1 कर देना है, अगर -2 है तो +2 कर देना है, अगर -10 है तो +10 कर देना है, अगर प्लस का 20 है तो -20 कर देना है। ठीक है, तो एग्जांपल से वादे हो जाएगा। देखो ज़रा, a इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -4 है, इसकी सब की लामतें चेंज कर दें और साथ माइनस लगा दें a के, तो ये देखो प्लस का 1 था माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो गया, और क्या है आपके पास माइनस का 4 था तो प्लस का 4 हो गया। समझ लगी बात की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, मैं वैसे बोल लेता हूँ आपको और वैसे भी बता दूंगा, कि जिसका ट्रांसपोज लें लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वो मसावी आ जाए, इक्वल आ जाए किसके, अपने ही मैट्रिक्स के, उसका ट्रांसपोज। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, कोई फ़र्क ना पड़े। उसकी एग्जांपल आपके पास क्या हो सकती है, उसकी एग्जांपल ये हो सकती है 2 2 2। ठीक है ना, उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लेते हो लेकिन उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है, मनफी कालब आपके पास आ जाता है, तो वो आपके पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, उसके बाद है इंपॉर्टेंट है, ये देखो ज़रा, 3 डेफिनेशन आपके पास हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 की 3 डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से आपने करनी है। ठीक है, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स जिसे कहते हैं उर्दू में वितरी कालब। क्या कहते हैं, वितरी कालब। डेफिनेशन ध्यान से समझनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं। सबसे पहले मैं वैसे ही बात कर देता हूँ, क्लियर करवा लेता हूँ कि इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये भी प्रिंसिपल डायगोनल है, इधर से ये भी प्रिंसिपल डायगोनल है, और जो बाकी ये होता है ना, ये सेकेंडरी डायगोनल है। सेकेंडरी डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल का दूसरा नाम लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, 2 नाम है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। आ स्केयर, अच्छा सबसे पहले स्केयर मैट्रिक्स होना लाजमी है। आ स्केयर मैट्रिक्स ए इज़ said to be diagonal matrix if all of its elements are zero मतलब कि बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, किसके अलावा, देखो ज़रा मैंने लिखा होगा एक्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट दी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे के सारे आपके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, समझ लगी बात की। एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में बी ज़ीरो बट नॉट ऑल,
बट नॉट ऑल। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल देख लो ज़रा, ये जो है ना, ये देखो ये नॉन प्रिंसिपल मतलब सेकेंडरी डायगोनल है, तो ये ज़ीरो हो गए। और ये देखो एक नंबर है और बाकी ज़ीरो हो गया, तो कोई एक ज़ीरो है कोई एक ज़ीरो नहीं है, तो बट नॉट ऑल। इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल बी एलिमेंट भी ज़ीरो हो सकते हैं मे बी, लेकिन सारे के सारे ज़ीरो नहीं हो सकते, तो वो वन है, ठीक है ना। समझ लगी बात की। ये डिफरेंट होंगे, ये देखो ना, वन और ज़ीरो दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट नंबर हैं। फिर आपके पास 1 2 3, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं ना एलिमेंट्स, ये आपके पास जो होंगे ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट। और उसके बाद मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ, आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे स्केलर की, स्केलर मैट्रिक्स, उसमें ये सेम हो जाएंगे। देखो ये सेम हो जाएंगे लेकिन वन नहीं होगा, वन और ज़ीरो नहीं होंगे। यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे 4 4 4। समझ लगी बात की। अगर जब 1 1 होगा तो वो होगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ लगी ना बात की। तो ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले स्केलर मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। A square matrix A is said to be scalar matrix if all, सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, if all of its elements are zero, देखो except the principal diagonal elements, यहाँ तक तो सेम हो गई। and also, बस ये थोड़ी डिफरेंट है, and also principal diagonal elements are same। देख लो बस, ये जो पॉइंट है नीचे जो लास्ट पे लिखा है ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यही है ना, देखो ये सेम हो गए और बाकी सारे ज़ीरो, ऊपर भी नीचे भी सेम, ऊपर नीचे ज़ीरो, ठीक है ना। ये सेम है, ऊपर नीचे ज़ीरो, ये सेम है, ऊपर नीचे ज़ीरो, ठीक है ना। ये एग्जांपल है इसकी। तो देखो ये सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स हैं। आगे चलें, आगे क्या करना है, जहाँ पर सेम लिखा है ना सेम, वहाँ पे आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। बस देखें ज़रा, आ स्केलर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, ठीक है। एक ही जगह पे आप आई कर लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स है, तो वहदानी कालब के लिए आप आई के साथ डिनोट करते हो, तो यहाँ पे आई कर लो, ठीक है। इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट दी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड आल्सो, देख लो, एंड आल्सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज़ 1। जहाँ पर ये 2 2 है ना, वहाँ पे आप 1 1 लगा दो, 1 1। ये 5 की जगह पे 1 1, के की जगह पे 1 1, सारा 1 1 लगा दो, तो यही बनेगा ना 1 1, ठीक है। समझ लगी बात की। अब एक बात याद रखिएगा, पॉइंट की बात है, ठीक है ना, पॉइंट की बात है वो ये कि ये आई का अब मर्तबा ऑर्डर चेक कर लो कितने हैं, 2/2 है, 2/2, इसे कहेंगे I2। क्या कहेंगे, I2। इसका आप ऑर्डर चेक कर लो कितना है, 3/3, इसे कहेंगे I3, ठीक है ना, I3। तो आपको पता चल जाना चाहिए, अगर I3 की बात हो रही तो इस तरह का मैट्रिक्स है, I2 की बात हो रही तो इस तरह का मैट्रिक्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है ना उसका लेक्चर आपको जल्द मिल जाएगा। और आई होप कि आपको ना सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, सारी तारीफ़ें क्लियर होंगी और ध्यान से आपने एग्जांपल के साथ लाजमी डेफिनेशन को क्लियर करना है, ठीक है ना। और पेपर में जब बैठना है ना तो सबसे पहले आपने उस तरह की डेफिनेशन या तारीफ़ को पकड़ना है जिसकी आपको एग्जाम्पल भी आती है, जिसकी आपको एग्जाम्पल आती होगी, उस तरह इस तरह की आपने डेफिनेशन को क्लियर करना है, पकड़ना है, ठीक है ना। नहीं तो आपने एग्जाम्पल के बगैर डेफिनेशन नहीं करनी। एग्जाम्पल के बगैर डेफिनेशन करोगे तो वो चेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको नंबर दे या ना दे, ठीक है ना। तो कोशिश करना है आपने कि आपने उस चीज़ को अटैम्प्ट करना है जिसकी एग्जाम्पल आपको आती है, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे 1.1, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 1 आपका क्लियर हो गया ये इंट्रोडक्शन में। तो इंशाल्लाह अब 1.1 के मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे जब, तो इंशाल्लाह उसमें मिलेंगे हम इंशाल्लाह। जो उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आ जाता है, वो तकरीबन 70-80% जो चांस है उसके पेपर में आ जाता है। मैं साथ साथ ये भी बताया करूँगा कि ये पेपर में आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साथ साथ ये भी मैं बताया करूँगा, क्योंकि पढ़ाना तो सारा सब जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है मैंने, साथ साथ आपके लिए मैथ को ईजी करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।